पहले आयुर्वेदा था, रामायण महाभारत हमारे एंशिएंट पीरियड्स में सभी लोगों को पता है। उसकी पावर भी पता है कि जब युद्ध होता था 2 दिन के बाद फिर से सैनिक लड़ाई के लिए तैयार होते थे। उस टाइम पे कोई दवाई नहीं थी, कोई टैबलेट नहीं थी, सिरप नहीं था, टैबलेट्स नहीं थे, कुछ नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ पेड़ पौधों का काढ़ा या फिर उसे कूट के जख्म पर लगा दिया करते थे और 1 से 2 दिन में वो ठीक भी होता था। दैट इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा। तो उसके बाद धीरे धीरे एलोपैथिक इंडस्ट्री का जन्म हुआ। एलोपैथिक इंडस्ट्री ये ऐसी इंडस्ट्री बनी कि जहां पे हमें तुरंत रिजल्ट मिलने लगा। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। मैं असल प्रोफेसर हूं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये मेरा एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट है मेरे पूरी यूनिवर्सिटी में। और इसी तरीके से जो हम एलोपैथिक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाते थे। सर बात मत करिएगा, सुनिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम हार्डली आधा घंटा पढ़ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सो जो भी माइनर थिंग्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसे जरूर सुनिएगा। क्यों? जब आप मुझे फोन कॉल करते हो तो उस टाइम पे ये चीजें मुझसे मैं बता पाऊंगा नहीं बताऊंगा पता नहीं है, मगर आज की डेट में हम हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। सो हार्डली 25 to 30 मिनट्स प्रोडक्ट के लिए दीजिए प्लीज। तो मैं ये बता रहा था कि एलोपैथिक इंडस्ट्रीज में रिजल्ट तो तुरंत आते थे, मगर उसके ड्रॉबैक, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। उसका मेन रीजन ये है कि उसके अंदर कुछ तरीके के केमिकल्स, स्टेरॉइड्स और ड्रग्स यूटिलाइज किए जाते हैं। एलोपैथिक टैबलेट्स और मेडिसिन इज इक्विवेलेंट टू ड्रग्स और केमिकल्स। सही है? इस तरीके से ड्रग उसके अंदर रहते हैं, उस तरीके के केमिकल्स उसके अंदर रहते हैं कि हमारी बॉडी उस सभी केमिकल्स को 100% बॉडी के बाहर नहीं निकाल पाती। वो 35 to 40% हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एज इट इज डिपॉजिटेड रहते हैं, तो उसे हम निकाल नहीं पाते। वो एक ही ड्रॉबैक हमारे एलोपैथिक मेडिसिन का है। अगर आपके बॉडी के बाहर वो निकल ही नहीं पाएगा तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चेयर पे किसी को बैठना है तो वो चेयर खाली होनी जरूरी है। अगर उस चेयर पे कोई पहले से ही बैठा हुआ है तो आप नहीं बैठ पाओगे। तो एलोपैथिक का जो ड्रॉबैक है वो आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 35 to 40% जो स्पेस है वो एक्वायर करता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नया दौर आया वो आया न्यूट्रास्यूटिकल्स का। ओमेगा का टैबलेट, स्पिरुलिना का टैबलेट, D3 का टैबलेट, विटामिन के टैबलेट्स, तो ये सब चीजें उसके बाद आई। और पैंडेमिक ड्यूरेशन के बाद फिर से एक नया दौर, मैं इसे नया दौर नहीं कहूंगा, ये पुराना दौर फिर से वापस आया है, दैट इज आयुर्वेदिक। सभी लोगों ने गिलोय का काढ़ा पिया होगा पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, और कुछ हद तक हम कोविड से दूर भी रहे। कोविड एक सार्क फैमिली का वायरस है जिसके ऊपर जो स्पाइक्स है उसके ऊपर से उसकी सिवियरिटी पता चलती है कि वो कितना खतरनाक है या नहीं है। और एक ऐसा वायरस है जो आरएनए डिपेंडेंट वायरस है। हमारे बॉडी में डीएनए, आरएनए, 2 अलग-अलग न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होती है। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है उसे हम डीएनए कहते हैं। और 50% डीएनए आता है मदर की तरफ से, 50% डीएनए आता है फादर की तरफ से। और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा या तो पापा के जैसा है या तो मम्मी के जैसा है। ठीक है, मगर जब वो डीएनए हमारी बॉडी में आता है तो डीएनए से एक नया मॉलिक्यूल बनता है जो हमारे हर कैरेक्टर को शो करता है, जिसे हम कहते हैं आरएनए। आई होप सभी लोगों को ये पता है। तो हमारे बॉडी के हर एक तरीके का जो इफेक्ट हम दिखाते हैं, मेरे बोलने का तरीका, मेरे बॉडी लैंग्वेज का तरीका, इस सभी तरीकों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है प्रोटीन। और हर एक के बॉडी के अंदर ये प्रोटीन्स बनते रहते हैं, और ये प्रोटीन बनने के लिए आरएनए बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मेरे हाथ की मूवमेंट है तो इसके प्रोटीन्स बने हैं, हाथ की मूवमेंट बंद हो गई, प्रोटीन डीनेचर हो गए। वो दैट इज अ बेसिक थिंग ऑफ आवर बॉडी। और कोविड का जो वायरस है वो आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आरएनए तो हर 15 से 20 मिनट के बाद अपना स्ट्रक्चर बदलता है, और इसी वजह से सार्क फैमिली के किसी भी वायरस के अगेंस्ट किसी भी तरीके का मेडिसिन बनना हाईली इम्पॉसिबल है। मैंने 6 साल से बीएससी, एमएससी, पीएचडी स्कॉलर्स लोगों को मैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक सिखाता आ रहा हूँ। नया ड्रग, पहले सिनारेस्ट आती थी, अभी सिनारेस्ट ईएलपी आ गई। इसका मतलब क्या कि हमारी बॉडी धीरे धीरे रेजिस्टेंस दिखाती है किसी भी ड्रग्स के लिए।
और उसके अंदर जब तक हम एडवांस फीचर्स नहीं लाएंगे तब तक वो हमारे बॉडी के ऊपर असरदार साबित नहीं होगी। और इसी वजह से हर चीज के अंदर मॉडिफिकेशंस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें, गुड नाइट की कॉइल्स अगर आप लगा दो 2 महीने के बाद गुड नाइट से मच्छर नहीं मरेंगे, क्योंकि उनकी जनरेशन गुड नाइट के लिए रेजिस्टेंट बन चुकी है। आप दूसरा कोई मॉस्किटो कॉइल लगा दो तुरंत मरना शुरू हो जाएंगे, क्यों? तो वो उनके बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन जिसे हम ड्रग डिजाइनिंग, ड्रग डिस्कवरी कहते हैं, वो भी हम हमारे लैब में करते हैं। तो ये जो नया दौर आया है, इस दौर में आयुर्वेदा का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और उसी इम्पैक्ट के वजह से जो अपने प्रोडक्ट की रिजल्ट है वो हम कुछ मैकेनिज्म्स के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हिबारिस मोर पावर ये जो प्रोडक्ट है ये 3 अलग अलग थेरेपीज का मिक्सचर फॉर्मुलेशन है। सबसे पहले आयुर्वेदा, उसके बाद हर्ब्स श्रब्स जिसे हम बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट्स का यूटिलाइजेशन, और थर्ड वन है यूनानी। मेडिकल बैकग्राउंड जिनका है उनको पता होगा कि यूनानी को किसी भी मेडिकल काउंसिल ने अब तक मेडिसिन का दर्जा नहीं दिया है, जिसे हम आज की दौर में मेडिसिन नहीं मानते। मगर हम अरेबियन कंट्रीज अगर देखें, ईरान इराक अगर हम देखें, तो वहां पे यूनानी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ी तरीके से किया जाता है। होम्योपैथी इज वन ऑफ द सब टाइप ऑफ यूनानी जिसे हम बोल सकते हैं। तो इन तीनों थेरेपीज का मिक्सचर करके हमने ये अपना प्रोडक्ट बनाया है। लगभग इस प्रोडक्ट के अंदर 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट हमने यूटिलाइज किए हैं। ये प्रोडक्ट सबसे पहले हमारे बॉडी के हर सेल के ऊपर काम करता है, हमारे बॉडी के ऊपर नहीं काम करता। जैसा प्रेगनेंसी जब होती है 2 सेल्स के मिक्सचर से प्रेगनेंसी होती है, सिंगल सेल से हमारे जितना बड़ा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनता है, जो हमारे बॉडी में 18 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हैं, ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन सेल्स वी आर हैविंग इन आवर बॉडी। तो एक छोटे से सेल से इतनी सेल्स बनती हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी सेल्स की डिपेंडेंट काम करती है। ठीक है, तो अगर हम थेरेपी उस सेल के ऊपर करें, जिस ऑर्गन में सेल्स खराब हैं, उन सेल्स को अगर हम रिपेयर करने में कामयाब रहे तो वो डिसीज ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है ये चीज? तो अपना प्रोडक्ट सेलुलर लेवल पे काम करता है। हमारा एक सेल, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, वो जब मल्टीप्लिकेशन में काम करता है तो किस तरीके से काम करता है, ये सभी चीजें हम आने वाले हमारे पीपीटीज के स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर अपने प्रोडक्ट का वो है दैट इज कंप्लीट न्यूट्रास्यूटिकल। इतने अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमने इसके अंदर यूटिलाइज किए हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पुराने जमाने में कॉपर के बर्तनों में पानी भर के रखा जाता था और सुबह पिया जाता था, तो हमारे बॉडी के अंदर जो कॉपर की नीड थी वो फुलफिल हो जाती थी। आज कितने घरों में होता है? मेरे घर में भी नहीं होता। तो कॉपर की डिफिशियंसी कैसे भर के निकाले हम? तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी ये न्यूट्रिएंट्स को हम 2 अलग अलग तरीकों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का अर्थ ऐसा होता है कि जो ज्यादा पैमाने में हमें लगती है, और दूसरा जो फीचर है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम अमाउंट में लगते हैं, मगर अगर वो हमारे शरीर में नहीं आए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। आने वाले कुछ पीपीटीज में हम वो भी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो अपना जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हमने यूटिलाइज किया 2 अलग अलग तरीके से। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम अमाउंट में लगने वाला, और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट जो बड़े अमाउंट में हमें लगता है। अगर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अपने बॉडी के अंदर फुलफिल हो जाए तो भी बहुत सारे डिसीजेस से हम बच सकते हैं। दूसरा फैक्टर है दैट इज विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स। इन सभी तरीकों से अपना प्रोडक्ट लैस है, बहुत अमाउंट में ये सब चीजें हमारे प्रोडक्ट के अंदर पाई जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट के सबसे फीचरिस्टिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नहीं राइट हैंड साइड प्लीज। आई होप ये सभी को दिख पा रहा है। सो अपने प्रोडक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारे प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। हमारे खाने पीने के तरीकों के अंदर भी बहुत सारे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है स्पिनच, पालक जिसे हम बोलते हैं। मगर आज के डेट में अगर 11.5 pH के वाटर में अगर हमने स्पिनच यूटिलाइज किया, उसे धोने की कोशिश अगर की, तो ग्रीन कलर का पानी आपको दिखेगा। दैट इज पेस्टिसाइड्स, प्योरली पेस्टिसाइड्स।
आजकल के खाने पीने में पेस्टिसाइड्स का अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। पेस्टिसाइड्स को अगर निकालना है तो ये रिसर्च हमने, ये प्रैक्टिकल हमारे लैब में हमने किया था। हमारे लैब में टिश्यू कल्चर भी हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। मैं नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र, जहाँ पे टर्मरिक, कॉटन, ये सब चीजें बनाना, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे मिलती हैं। तो हमारे टिश्यू कल्चर लैब में हमने एक प्रैक्टिकल किया था। एक बनाना के प्लांट के ऊपर हमने पेस्टिसाइड स्प्रे किया, उसके ऊपर पानी डाल दिया, पेस्टिसाइड्स निकल गया। 4 दिन के बाद वो प्लांट खराब हो गया। दूसरे प्लांट के अंदर हमने फिर से पेस्टिसाइड यूटिलाइज किया, इस तरीके से पेस्टिसाइड डाला कि पानी डालने के बाद भी वो ना निकल पाए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑयल बेस्ड, हाइड्रोकार्बन बेस्ड। तेल के ऊपर अगर पानी डालो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट है। तो उसके अंदर हमने तेल का यूटिलाइजेशन किया, दैट इज हाइड्रोफोबिसिटी उसके अंदर की हमने बढ़ा दी। तो हमने देखा कि 15 दिन के बाद भी प्लांट को कुछ असर नहीं हुआ, और जब हमने उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की तो उसके अंदर वो ऑयल पाया गया जो हम खाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स इस तरीके से यूटिलाइज की जाती हैं कि बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो, पेस्टिसाइड्स प्लांट से निकलने नहीं चाहिए। अगर पेस्टिसाइड निकल जाए तो प्लांट तो वैसे भी खराब हो जाएगा, तो डालो या ना डालो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पेस्टिसाइड्स हर खाने से हमारे बॉडी के अंदर जा रही हैं। तो इन पेस्टिसाइड्स को निकाले कैसा? तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स कैपेसिटी। सो पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी के अंदर जाती है। दूसरा एक रीजन हमारे बॉडी में है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके सिवा हम जी नहीं पाते, तो उस ऑक्सीजन से भी पोल्यूटेड एयर हमारे बॉडी में जाती है। जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में रेडिकल्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, और इन सभी चीजों से हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनती हैं। फ्री रेडिकल का मानना ऐसा होता है कि जो हमारे बॉडी को अंदर से डैमेज करे। एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, लोहे का टुकड़ा अगर एयर के अंदर है जहां पे ऑक्सीजन भी लग रहा है, थोड़ा सा पानी भी लग रहा है, तो 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर वो रस्ट हो जाएगा, गंजू जाता हूं, तो खराब हो जाएगा वो, ठीक है। 1 साल के बाद तो वो दिख भी नहीं पाएगा। हमारे बॉडी के अंदर तो 70% पानी है, हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, तो एयर भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, पानी भी है, तो हमारी बॉडी तब तक तो कितनी खराब होनी चाहिए, मगर होती नहीं है। इसका रीजन ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली काम क्या करते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जो बनते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारे एंटायरली सेल्स के ऊपर डैमेज का काम करती है। यहाँ पे हमने एक इमेज दिखाई है, दैट इज अ डीएनए। डीएनए को अगर किसी भी तरीके से नुकसान किया जाए तो हमारी आने वाली जनरेशंस के अंदर भी वही नुकसान हमें देखने मिलेगा। बहुत लोगों ने ये जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसीज हम सुनते हैं, तो अगर आपका डीएनए ही खराब हो जाएगा तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा डीएनए पास ऑन करोगे? वही पास ऑन करोगे जो आपके पास होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को तो खराब करते ही हैं, इतनी लेवल के अंदर जाके खराब करते हैं कि हमारा डीएनए भी खराब हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे, हमारे बॉडी के अंदर ये फ्री रेडिकल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में क्यों बनती है। ये एक डायग्राम है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। कल बहुत एंजॉय हम लोगों ने किया, बहुत थक भी गए थे, मगर आज सुबह उठने के बाद हम एनर्जेटिक हैं फिर से, करेक्ट। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? सो ये एनर्जी हमारी बॉडी से आती है, जिसे हमारी सेल फीलिंग कैपेसिटी हम कहते हैं। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन की रिएक्शन है, वो रिएक्शन है ये, जो हमारी हर सेल के अंदर एक छोटा ऑर्गेनेल होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिएक्शन होती है जहां से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जहां हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज एनर्जी इवॉल्विंग मैकेनिज्म और रिएक्शन, करेक्ट। सो इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन देखने मिलेगा, और वो ही ऑक्सीजन हमारे लिए 50% अच्छा है, 50% बुरा है। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है। सो इस एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए, मिलने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे पूरी तरीके से, और हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, पकड़ के रखे, ताकि वो आगे ना जाए। तो उसी एक वजह से हमें ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ता है, और जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन कैप्चर करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन आगे ना जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन होता है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां पर भी
ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिलता है, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। वो अपने खुद के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को 2 से 3 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स में चेंज करता है। ये ऑक्सीजन जैसे ही नेगेटिव साइन में आता है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ये रिएक्शन आप देखो, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे H2O2 बना, यहाँ पे OH माइनस बना। तो ये सब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये सब चीज आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो डैमेज करने का काम होता है वो होता है ऑक्सीजन की वजह से। क्या ऑक्सीजन लेना बंद करेंगे हम? वो तो बहुत जरूरी, उसकी हम जी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके सिवा कोई और एक्सेप्ट करता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा फीचर है, ड्रॉबैक है हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन से होता है। दूसरा जो रीजन है वो है फ्री रेडिकल्स जो हम बाहर से लेते हैं। पोल्यूटेड एयर है, अलग अलग तरीके के रेडिएशन से हम रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ा है जो हमारे लिए डैमेज का काम करता है। तो हमारी सेल जो पहले ऐसी थी, हेल्दी थी, वो धीरे धीरे इस तरीके से बनती है अगर फ्री रेडिकल्स को हमने कंट्रोल नहीं किया तो किस तरीके से किया जाए? विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं वो इन फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करते हैं, उसे बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, सेल के बाहर निकाल देते हैं। अभी मान के चले हम कि हमारे बॉडी के अंदर, मेरे बॉडी के अंदर 50% फ्री रेडिकल्स हैं जो डैमेज का काम करते हैं, जो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी में। और 4 दिन के बाद अगर मैं देखूं कि मेरे बॉडी में फ्री रेडिकल्स है ही नहीं, वो जो जगह थी वो पॉजिटिव एनर्जी ने रिप्लेस कर दी, तो मुझे एनर्जेटिक लगेगा। तो ये अपने प्रोडक्ट की ताकत नहीं है कि आपको एक दिन में एनर्जी मिलती है, वो आपकी खुद की बॉडी की ताकत है। और आपके बॉडी को जो मैकेनिज्म करना है, जो काम करना है, उस काम को बढ़ावा देने का काम अपना प्रोडक्ट करता है। ठीक है? सो दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट, दैट इज अ प्लेंटीफुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे कि अपना प्रोडक्ट ब्रेन के ऊपर किस तरीके से काम करता है। ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। मैं आपको पहले ये बताऊं कि हमारे बॉडी के अंदर जो नेचर है, नेचर का एक लॉ है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी को बिना काम के खर्च नहीं किया जाता। आप नेचर की किसी भी एग्जांपल पे देखो, हमारे बॉडी के अंदर भी यही एग्जांपल काम करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 90 इयर्स की मेरी उम्र है, सपोज 90 साल की उम्र है, तो उस एज को मेरे बॉडी के अंदर किस ऑर्गन को ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए, उसी ऑर्गन को ज्यादा एनर्जी मिलती है, जहां से मैं मर नहीं जाऊं, मैं जिंदा रहूं। और जहां ऑर्गन ऐसे हैं कि जहां उस ऑर्गन के खराब होने से मैं मर नहीं जाता, तो उस ऑर्गन को एनर्जी कम दी जाती है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, और वो डिसाइड करने का काम ब्रेन ही करता है। अपना प्रोडक्ट ब्रेन के बेनिफिट्स में, ब्रेन के अपलिफ्टिंग में, पोटेंसी को बढ़ाने में काम करता है। किस तरीके से काम करता है, इस एग्जांपल के द्वारा हम देखेंगे। आपको ये 2 लाइंस दिख रही है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे हमने स्टॉप किया है। इसका मतलब ये जो भी काम जहां पे भी ये दिखेगा, इसका मतलब अपना ब्रेन उसको, उस रिएक्शन को स्टॉप करने का काम करता है, और जहां पे एरो दिखता है उसे बढ़ाने का काम करता है, स्टिमुलेशन का काम करता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, ये हमारी बॉडी है जहां पे वायरस, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, फंगस, बैक्टीरिया, एनी अदर थिंग्स, इससे हमें डैमेज होने के चांसेस है। तो अपना प्रोडक्ट कैसे काम करता है, एक सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं। मैंने खाना खाया, मेरे बॉडी के लिए वो तो फॉरेन पार्टिकल होगा, मेरे बॉडी का तो पार्ट नहीं है। मेरे बॉडी के अंदर वायरस आया, वो भी फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया, वो भी फॉरेन पार्टिकल है। तो हमारी बॉडी डिस्टिंग्विश कैसे कर पाती है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, करेक्ट? तो ये डिस्टिंग्विशिंग का जो पार्ट है, उस पार्ट को हम कहते हैं ब्रेन का फंक्शनिंग। आने वाली कुछ स्लाइड में और भी फंक्शन देखेंगे हमने ब्रेन की किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग हमने क्राइटेरिया, स्टेजेस लगी हैं जो हमारे ब्रेन को डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये जो बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, ये साइड का पार्ट, वो पार्ट है हमारे बॉडी को डैमेज करने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेसिस। ये फैटी एसिड का सिंथेसिस है, जहां से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, खून गाढ़ा बनता है, ब्लड प्रेशर हाई होने का काम करता है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ताकि खून का बहाव कम हो, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन बहुत प्रॉम्प्टली होना जरूरी है हमारे एंटायर बॉडी के लिए, हमारे फंक्शनिंग के लिए। अगर आधे घंटे में मेरे बॉडी के अंदर एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होती है, तो एंटायर लाइफ में वो होना चाहिए। अगर उसका टाइम रिड्यूस हुआ, इसे हम कहते हैं कैंसर। कैंसर को सिंपली हम ट्यूमर कहते हैं।
सिंपली हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अगर कंट्रोलिंग मिस हो जाए तो उसे हम कहते हैं कैंसर। तो ये भी हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि कंट्रोलिंग किस तरीके से की जाए, किस तरीके से रेप्लिकेशन किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं डीएनए डैमेज, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। किस तरीके से फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए को डैमेज करती है। तो ये जो पार्ट है, इन पार्ट को हमारे ब्रेन के जरिए हमें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं 4 से 5 साल तक, उनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा नहीं बनती। जो माँ से इम्यूनिटी मिली है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन यम जो मिला है, उसी के तहत उनके बॉडी में इम्यूनिटी मिलती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी अब तक उनके बॉडी में नहीं मिली, वो 5 साल के बाद बनती है। जैसे जैसे बाहर का खाना पीना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इसी वजह से 5 साल के बच्चों को हम ज्यादा रेडिएशन में, किसी और चीजों में हम लेकर नहीं जाते। तो हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंटल स्टेज है, उस डेवलपमेंटल स्टेज में अपना प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। मेरे 3.5 साल की लड़की को भी मैं अपना प्रोडक्ट रोज देता हूँ ताकि उसका ब्रेन बहुत एक्टिवली काम करे। यहाँ पे अगर हम देखें, दैट इज अ कीमोस्टैटिस, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हमारी बॉडी को पता चला कि मेरे बॉडी के अंदर वायरस आया है, वो काम का नहीं है, उसे मुझे मार देना है। तो उस प्रोसेस को बढ़ाने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। बी सेल एक्टिवेशन, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, फाइटर सेल कहते हैं, कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने के बाद आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है। अभी धूप है और दूसरे दिन बारिश आ जाए तो 2 दिन के बाद हमें थोड़ा सा बुखार आने लगता है। दैट इज हमारे बॉडी का इम्यूनिटी काम कर रही है, दैट इज इम्यून फंक्शन। और फंक्शन को बढ़ने का काम भी अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे कुछ हमने चीजें लिखी हैं, RG1, RG2, RB1, RL, IL। ये इंटरल्यूकिन फैक्टर एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ब्रेन से कंट्रोलिंग सिग्नल्स को पास करती हैं हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करने के लिए। और इन सभी चीजों में अपना प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड से। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये किस तरीके से काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसी नर्वस सिस्टम जो सबसे लास्ट में काम करती है हमारे बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी इतनी अच्छी तरीके से बनी है कि 99% खराब होने तक हमें सिग्नल भी नहीं देती कि मैं खराब हो चुकी हूँ। अगर किसी को पता रहता है कि 1-2 महीने के बाद मुझे कार्डियक अरेस्ट होने वाला है तो वो आज से ही प्रिकॉशंस लेता है, मगर हमारे बॉडी में वो सुविधा नहीं है कि वो आपको पहले बताए। तो ये काम करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस CNS के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। वैरायटी ऑफ डिसीजेस, अगर इसके लिए हम बात करना शुरू करें तो लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे कि अपना प्रोडक्ट कैसे कैसे इसके ऊपर काम करता है। शॉर्टली हम सिर्फ देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इन्फ्लेमेशन का माने जहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा मार लगे तो वहाँ पे सूजन आती है। एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले सूजन आती है। वो इन्फ्लेमेशन इस तरीके से होता है तो हमारी सेंट्रल सिस्टम काम करती है उसके ऊपर। बाकी सेल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए वहां पे सूजन आती है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स हमारे सेल्स को पास करके और दूसरी तरफ फैले ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स का या फिर चेतना संस्था का हमारे एंटायर बॉडी के अंदर गवर्न करना। जहां पे आप टच करते हो आपको पता चलता है कि मैंने यहाँ पे टच किया है, दैट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी पोटेंसी भी अपने प्रोडक्ट से बढ़ती है। एपोप्टोसिस एक ऐसी रिएक्शन जहां पे अनवांटेड सेल्स, अनवांटेड थिंग्स को कट करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये इस रिएक्शन के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं। आज की डेट में एपोप्टोसिस प्रोसेस बहुत कम हुई है हमारे रहने, खाने पीने के और एटमॉस्फेरिक के रीजन से। सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं कि कम उम्र में बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापे के सिम्टम्स दिखना, रिंकल्स दिखना, ब्लैक स्किन होना, डेजीनेस माने बैठने के बाद उठने का दिल नहीं करना, ये सब चीजें एपोप्टोसिस कम होने की वजह से होती है। व्हाट इज एपोप्टोसिस? अनवांटेड सेल्स को कंप्लीटली कट करके बॉडी के बाहर फेंक देना। और एक रिएक्शन ऐसी है हमारे बॉडी में, जब भी नई सेल बनती है तो उस सेल के अंदर लगने वाली हर चीज नहीं बननी चाहिए। डीएनए नया बनना चाहिए, प्रोटीन नया बनना चाहिए, साइटोप्लाज्म बनना चाहिए, करेक्ट? तो ये हर बार हमारी बॉडी नया नहीं बनाती। एक बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर आ गया है, उस बैक्टीरिया को मैंने कट कर दिया। दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है, सिमिलर टाइप ऑफ विटामिन्स है, सिमिलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी हमारे नए सेल के निर्माण के लिए यूटिलाइज करती है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारी बॉडी की, करेक्ट है सर?
तो ये एपोप्टोसिस आज के दौर में बहुत कम हुआ है और इस एपोप्टोसिस को बढ़ाने का काम भी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से करता है। आप यकीन नहीं मानोगे कि कोई भी पर्सन अगर 1 से 1.5 महीना अपना प्रोडक्ट रेगुलर ले तो उसका पहले 7 दिन के अंदर डिजीनेस खत्म हो जाएगा, थकान वगैरह तो आपको आएगी नहीं 7-8 दिन के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे तो आपके स्किन में ब्राइटनेस आना शुरू होगा, जहाँ पे थोड़ा सा कालापन वगैरह है वो निकल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अगर कोई डिसीज है तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो एजिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात करें कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी एनर्जी लेवल इतनी अच्छी तरीके से काम करेगी क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस प्रोसेस फिर से शुरू हुआ है और इसे हम मेडिकली भी चेक कर सकते हैं हमारे सेल के ऊपर। सो ये जो फैक्टर है सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर हम बात करते हैं कि अपने ब्रेन से हमारे बॉडी के ऊपर कंट्रोल ना रहना, उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेस हैं, उन सभी के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिसीजेस के ऊपर ऑथेंटिकेटिव मेडिसिन काम नहीं करते, ठीक है। और एक चीज बताऊं मैं जो पीपीटी में नहीं थी, हमारे प्रोडक्ट अगर यूटिलाइज करें आप 8 से 15 दिन तो आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आज के डेट में हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। 90% लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, चाहे कुछ भी खाओ। सूप भी अगर पिएंगे तो 2 दिन परेशान हो जाएंगे। तो ये डाइजेशन सबसे पहले अपने प्रोडक्ट से दूर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 85 to 90% तक बढ़ेगी। एब्जॉर्प्शन के लिए इसके अंदर हमने दालचीनी यूटिलाइज की है। दालचीनी के अंदर बायोपेरिन नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। नॉनवेज अगर आप खाते हो तो उस नॉनवेज के अंदर भी हमने दालचीनी या फिर काले मिरे बोलते हैं, जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं हम, जहाँ पर भी ज्यादा हेवी खाना होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर का जो बायोपेरिन होता है वो बायोपेरिन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाए, हमारे डाइजेशन ट्रैक को ठीक से रखे, उसमें सुधार लाए। तो अपने प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करने से हार्डली 15 डेज के अंदर आपकी डाइजेशन इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगी। कॉन्स्टिपेटिव या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी प्रॉब्लम्स आपको हैं उन सभी के अंदर 15 दिन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट अब तक मिले हैं। ये लॉजिकली नहीं, ये हम देखेंगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में भी। जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें लगते हैं, जो भी एंजाइम्स हमें लगते हैं, उनका जो रॉ सोर्स है वो हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर यूटिलाइज बहुत अच्छी तरीके से किया है। अभी हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किस तरीके से काम करते हैं। मैं हमेशा इसके ऊपर फोकस करता हूँ क्योंकि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है ना, डिसऑर्डर्स है ना, इसे हम साइलेंट किलर भी कहेंगे। दैट इज साइलेंट किलर। पता ही नहीं है कि कब हमें पैरालिसिस हो जाएगा। किसी को पता है? नहीं पता। मगर उसका मेजर, वन ऑफ द मेजर रीजन है कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम है उसकी वजह से। तो यहाँ पे हम 3 से 4 अलग अलग आयंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम एक इतना इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट है, अगर वो आपके बॉडी के अंदर ना रहे तो आपका खून 15 से 20 मिनट में जम जाएगा आपके बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी नीली पड़ने लगी। डेड बॉडी को देखो तो आधे से घंटे के बाद वो उसका बॉडी का कलर चेंज होता है। क्यों होता है? कि उसके अंदर ये मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे है, वो फ्लुएंटली काम नहीं करेगा। आपने अगर खून दिया हो, खून की जो बैग होती है उसके अंदर ईडीटी नाम का एक केमिकल होता है और उसी के साथ उसके अंदर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ताकि हमारे खून के आरबीसी अलग, सीरम अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, प्लेटलेट्स अलग ये ना हो और सभी होमोजेनाइज्ड कंडीशन में रहने के लिए मैग्नीशियम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। दूसरा मैग्नीशियम का जो रीजन है वो है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर। आप नींद में हो, गहरी नींद में हो, आपके पैर को मच्छर अगर काटता तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां पे जाता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है मुझे ही काट रहा है क्या, कहाँ काट रहा है, देखने की जरूरत नहीं है। दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ आवर ब्रेन। दैट इज जो न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में काम करते हैं वो लाइट से भी 10 गुना इंटेंसिटी से काम करते हैं। इलेक्ट्रीफाइंग मैकेनिज्म से काम करते हैं न्यूरॉन्स, और उन न्यूरॉन्स को एक दूसरे से अटैच करने के लिए अगर कोई काम करते तो वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो अभी जो ड्यूरेशन है ना वो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो मैग्नीशियम के लिए हमने यूटिलाइज किया है स्वीट आलमंड, मीठे बादाम, जिनकी
जो कार्पेल होती है, जो ऊपर का जो लेयर होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि वो रात को बादाम भिगो के रखते हैं, सुबह उसके ऊपर का निकाल के खाते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर बादाम में कुछ भी नहीं जाता है। आज की डेट में आलमंड ऑयल, बादाम का ऑयल निकाल कर ही बादाम मार्केट में आते हैं, करेक्ट। तो हमने बेहतरीन क्वालिटी के यूटिलाइज किए हैं, जिसकी हमने हर बार जांच करते हैं कि उसके अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो मैग्नीशियम में कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने आलमंड यूटिलाइज किए हैं। आपको दूसरा जो रीजन है आलमंड का, जो मेमोरी बूस्टर का काम करता है, आपकी याददाश्त बढ़ाने का काम करता है, कमजोर होने नहीं देता। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज के ऊपर भी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम और अच्छे तरीके से काम करता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज को हम इस तरीके से देखेंगे, जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनको आप कोई भी चीज सिखाओ बहुत जल्दी तुरंत सीख जाते हैं। चाहे हिंदी, अभी मेरी लड़की 15 दिन से उनके मामा के घर पे गई है, गुलबर्गा कर्नाटक, तो मुझे कन्नड़ में बात करती है थोड़ा थोड़ा, बाजा, जो मुझे समझ में नहीं आता। सो कहने का तात्पर्य यह है कि जो छोटे बच्चों की सीखने की जो स्पीड है, वो स्पीड जैसे जैसे 5 साल की ऊपर एज होती है वैसे वैसे नहीं बनती। उसका मेन रीजन है न्यूरॉन्स, जो हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर एज इट इज होते हैं सभी लोगों के अंदर। अगर यूटिलाइजेशन किया गया तो वो न्यूरॉन्स एज इट इज रहेंगे, अगर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया तो वो न्यूरॉन डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट माने कट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और दुनिया की कोई भी मेडिसिन उस न्यूरॉन्स को फिर से वापस नहीं ला सकती, वो भगवान की देन है, ठीक है। तो इसीलिए मराठी में कहावत है, बुद्धीचा वापर नहीं झाला तर बुद्धि कमी होते। दैट इज अ कंप्लीटली ऑथेंटिकेटेड बाय द हेल्प ऑफ साइंस। अगर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर खत्म हो जाए तो उसे हम बाद में ला ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट 5 साल के बच्चों को अगर हम दें, ऐसे बच्चों को जो बाहर का खाना खाते हो, वर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर पिज्जा खाना शुरू किया हो तो अपना प्रोडक्ट दे सकते, उससे कम उम्र के बच्चों को हम दे नहीं सकते। अगर वो प्रोडक्ट आप दें तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स को प्रिजर्व करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। तो आप यकीन मान सकते हो कि अगर न्यूरॉन्स मेरे बॉडी में एज इट इज प्रेजेंट है तो मेरी आकलन क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ सकती है बच्चों के जैसी, ठीक है। तो मैग्नीशियम उस तरीके का काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैल्शियम कैसे काम करता है। सभी लोगों को पता है कि कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, डेफिनेटली कैल्शियम से ही हमारी बॉडी बनी है, कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां बनी है, और जितने तुम्हारे बोन स्ट्रॉन्ग उतने बोन को पकड़ने वाले मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसकी वजह से आपकी एंटायर बॉडी का पोस्चर आपको दिखता है। अगर मसल लूज हो गए तो आपको ये चीजें दिखेगी, मसल्स अगर टाइट हो गए तो ये चीज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जितने बोन आपके स्ट्रॉन्ग उतने उसको जकड़ने वाले मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उतने आपकी बॉडी पोस्चर अच्छे दिखने लगेगी। तो इसके अंदर कैल्शियम का रोल क्या है? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम हमारे बॉडी से कम होता है। सही है, गलत है? करेक्ट। अभी देखिए कैसा कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कम है, ज्यादा है। तो आप अगर स्ट्रेट रुकोगे, सीधा ऐसा इस तरीके से आप रुकोगे, आपका जो शोल्डर का रेशो है ये अगर स्ट्रेट लाइन में आता है, इसका मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम सही अमाउंट में है। दैट इज द लॉजिकल में बता रहा हूं, मेडिकल टेस्ट हम कर ही सकते हैं। लॉजिकली अगर हम बात करें, आपका शोल्डर का रेशो अगर स्ट्रेट है तो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छे तरीके से है। जैसे जैसे आपके शोल्डर नीचे झुकने लगेंगे वैसे वैसे कैल्शियम आपके बॉडी में कम होता जाएगा, और इसी वजह से जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है उनके बॉडी का थोड़ा सा सामने झुकाव ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरे मायने में अगर हम बात करें तो आपकी हाइट अगर कम हो रही है तो भी आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है। मैं सीधा रुका, मेरी हाइट ऐसी है, मेरे शोल्डर सामने आ गए, मेरी हाइट कम हो गई। अगर हाइट भी आपकी थोड़ी बहुत कम होती जा रही है तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो रहा है। तो हम तो हमारे खाने में से कैल्शियम तो लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोगों जो हैं उनके अंदर तो कैल्शियम का तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, मगर ये कैल्शियम हमारे बॉडी से, हड्डियों से कम क्यों होता जा रहा है? तो कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन के अंदर, और उसके बाद वो काम करता है हमारे हड्डियों के लिए। और इसी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का हम साइलेंट किलर, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइलेंट किलर इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। 50-60 साल की उम्र के किसी आदमी को अगर जोर से हार्ड सरफेस पे अगर बैठ भी जाए तो हिप जॉइंट्स क्रैक होते हैं। चलते चलते अगर कहीं ठेस लग जाए तो भी फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, मगर मेरी उम्र में, आपकी उम्र में ये नहीं होता। इसका मतलब
जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम धीरे धीरे कम होता रहता है। तो ये कम होने का रीजन क्या है, वो रीजन हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, थोड़ा सा खाली कर देना, थोड़ा सा नीचे लेंगे आप, और थोड़ा, यस यस, थैंक यू। तो ये रिएक्शन अगर हम देखेंगे, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि कैल्शियम किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जो न्यूरॉन हमने बताई है वही न्यूरॉन हमने यहाँ बताई है। ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पे एक दूसरी न्यूरॉन है। यहाँ पे हमारे ब्रेन से सिग्नल्स पास होते हैं, सिग्नल आते हैं, और इलेक्ट्रीफाइंग मैकेनिज्म जो हम बोलते हैं कि 1 सेकंड के 15 से 20वें हिस्से में ये एंटायरली बॉडी के अंदर हमारे सिग्नल पास होते हैं। तो एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इन दो न्यूरॉन का एक एग्जांपल हम बेसिकली देखेंगे। ये जो व्हाइट वेसिकल्स आपको दिख रही हैं, इन वेसिकल्स के अंदर मान के चले कि हम ये सिग्नल्स है जो हमारे एंटायरली बॉडी को पास होने वाली है ब्रेन की तरफ से, ठीक है। तो ये सिग्नल सबसे पहले ये एक न्यूरॉन से बाहर निकलेंगे और फिर दूसरे न्यूरॉन के अंदर सेल रिसेप्टर्स होती हैं जो रिसीव करने का काम करते हैं सिग्नल, और जैसे ही रिसीव हो गया उसके बाद वो दूसरा जो सिग्नल है वो नीचे पास होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, करेक्ट है। ज्यादा अमाउंट में नहीं जरूरी, छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में जरूरी है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी में काम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहा तो आप आपके फिंगर्स को मूव भी नहीं कर पाओगे, स्टीफ हो जाएंगे, टुकड़े गिरेंगे उसे मूव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो सेल है, आई होप आपको दिख रहा होगा, आप भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी फोल्डिंग होती है वहां के सेल्स जो गोल है वो गोल ना बनते हुए वो उसका शेप चेंज होता है, और उस शेप को चेंज करने का जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है वो देता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑयल के जरिए कोलेस्ट्रॉल मेरे बॉडी के अंदर जाना है, वो जाना कहाँ पे है? हमारे हर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये मैकेनिज्म मेरे बॉडी में कैसा है? मैं खाना तो खा रहा हूँ, खाना तो मेरे स्टमक में जा रहा है, एब्जॉर्ब तो इंटेस्टाइन से हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से हर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से पास किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिग्नलिंग कैस्केड। कोलेस्ट्रॉल जैसे बनता है इस वेसिकल के जरिए बनता है, और इस वेसिकल के ऊपर सिग्नल दिया जाता है बॉडी की तरफ से कि इसे जाना कहाँ पे है, और उस सिग्नल के जरिए वो वहीं जाता है और वहां पे जाके ट्रिगर होता है, ठीक है। तो ये सिग्नल उसी तरीके से सिग्नल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जब ये सिग्नल को ये मैच हो जाएगा, पता चलेगा कि ये अपना ही है, तभी ये डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सिग्नल अंदर आ रहा है, ये न्यूरॉन से सिग्नल जब बाहर जाएगा, इस सेल को जब तक ये पता नहीं चलेगी अपना ही अंदर नहीं लेगी सिग्नल को, ये तब बाहर निकलेगा जब ये डोर ओपन हो जाएगा। और इस डोर को ओपन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। तो जैसे मैंने पहले कहा कि लॉ का नेचर है, नेचर का एक लॉ है कि एनर्जी कंजर्विंग मैकेनिज्म। तो जब तक कैल्शियम यहाँ दिखेगा नहीं तब तक ये गेट ओपन नहीं होगा। अगर मेरे बॉडी में कैल्शियम नहीं है मेरे ब्रेन के पास, तो कहां से लेगा? सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है कैल्शियम का? हमारे बोन्स के अंदर से कैल्शियम लेगा, यहाँ देगा। न्यूरोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस होने से अच्छा है कि मैं फ्रैक्चर हो गया एक जगह पे बैठ जाऊं, मेरा ब्रेन तो काम करेगा। तो हमारे बोन्स के अंदर का हर बार कैल्शियम लिया जाता है और ब्रेन को दिया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बोन का कैल्शियम धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर हमने ऐसे 3 अलग अलग कंटेंट यूटिलाइज किए जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ाए। सबसे पहले गोंद जिसे बोलते हैं हम, येलो कलर का गोंद होता है, व्हाइट कलर का गोंद होता है, झाड़ा का डिंक बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम जो अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। जो और आयुर्वेदा का और एक बेनिफिट ऐसा होता है कि आपकी एज को मद्देनजर रखते हुए, आपके बॉडी को मद्देनजर रखते हुए जितना रिक्वायरमेंट आपको है उतना ही आपके बॉडी को मिलेगा, और एक्सेसिव जो भी रहेगा वो आपके बॉडी के बाहर रिनल कैपेसिटी से 100% निकल जाएगा। और इसी एक वजह से आयुर्वेदा का किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता। तो यह है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जितने भी तरीकों के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस, कैल्शियम नहीं मिला, मैग्नीशियम नहीं मिला, मेरा ब्रेन मेरे हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पता ही नहीं रहा कि तुझे उठना है, तो मेरा हाथ उठेगा ही नहीं, और सिग्नल चालू हो गया तो ये उठेगा, ठीक है। तो पैरालिसिस भी क्योरेबल है, वो भी हम क्योर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद पार्किंसन, जहां पे भी कंट्रोल काम नहीं करता, हमारे ब्रेन का हाथ हमेशा हिलता रहता है, बॉडी शेकिंग मूवमेंट में होती है, उसके ऊपर भी काम करता है। मूड स्विंग्स, अल्जाइमर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सभी चीजों के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लिस्टेड हो या ना हो, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर नाम आएंगे उन सब के ऊपर ये अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि जितने न्यूट्रिएंट लगने चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स
हमारे ब्रेन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के जरिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है नेक्स्ट वन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दैट इज आज के डेट में अगर हम बात करें तो नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबल एक क्या बोलते हैं चैलेंज बना है मेल्स के लिए, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नांदेड़ इतनी बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सिटी है, जैसे हम अभी भी सिटी या विलेज के अंदर कंपैरिजन करते हैं, या विलेज कहा जाए या सिटी कहा जाए, तो उस एरिया में भी अगर टेस्ट ट्यूब के सेंटर बन रहे हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज की डेट में सेक्सुअल डिसेबिलिटीज कितनी ज्यादा अमाउंट में बन चुकी है। सेक्सुअल डिसेबिलिटीज आपके खाने पीने के तरीकों से, आपके एटमॉस्फेयर के तरीकों से, आपके सोचने से, आपके डिप्रेशन की वजह से, आपके साइकोलॉजी की वजह से, इन सभी तरीकों से ये काम करता है। उसके ऊपर ये काम करती है सब चीजें। अपना प्रोडक्ट स्ट्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, इन सभी के ऊपर काम करता है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा रीजन था सेक्सुअल डिसेबिलिटीज का, वो हमने अपने प्रोडक्ट के जरिए निकाल दिया। दूसरा, जो एटमॉस्फेयर में रहते उसे तो हम बदल नहीं पाएंगे, मगर उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स बन रही हैं उसे हम निकाल रहे हैं अपने प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, तो वो भी हमने निकाल दिया। तो अभी जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे बॉडी में नेचुरली कम हुआ है, जो एज में जितना होना चाहिए आज के डेट में उतना नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट से उसे उस लेवल तक एनहांस करने का काम किया जाता है। अब मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा में शिलाजित नाम का एक कंपाउंड, एक इंग्रेडिएंट मिलता है जो सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट इन मेल्स, करेक्ट। मगर शिलाजित को हम एनहांसर नहीं कहते, दैट इज अ नेचुरल स्टेरॉइड। गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा कि शिलाजित इज अ नेचुरल स्टेरॉइड। अगर स्टेरॉइड है इसका मतलब वो जो लेवल पे जाना चाहिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे इस लेवल तक का चाहिए, मेरे बॉडी में इतनी लेवल तक का है, तो वो इस लेवल को देखेगा नहीं, से बियॉन्ड चला जाएगा। जो हम एलोपैथिक मेडिकेशन में सिल्डेनाफाइल सिट्रेट का यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज नथिंग बट द वियाग्रा, उसका यूटिलाइज करते हैं, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं कि जो लेवल होनी चाहिए उसे बियॉन्ड लेकर जाता है। और इन दोनों वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, फ्लो बढ़ता है, और इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट के चांसेस होते हैं। और आप देख सकते हैं कि एलोपैथिक मेडिकेशन से कार्डियक अरेस्ट के चांसेस 1000 गुना बढ़ते हैं सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के जरिए। तो उसे हमने इस अच्छे तरीके से निकाला है, हमने इसके अंदर शिलाजित भी यूटिलाइज नहीं किया, तो इट इज नेचुरल, मगर वो एनहांसर नहीं है, वो एक्साइटर है, वो एक्साइट कराएगा। एक्साइट का माना जो 0 है, 1 सेकंड के लिए वो 100 तक जाएगा एक्साइटर, तो हमने उसे यूटिलाइज नहीं किया। तो उस एक कंपाउंड को बायकॉट करने के लिए हमने 4 अलग अलग कंपाउंड यूटिलाइज किए जो नेचुरली अपलिफ्टमेंट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। वो एनहांसर की तरीके से काम करेंगे। एनहांसर का मतलब हमारे बॉडी को जितनी जरूरत है वहां तक ही वो लेकर जाएगा, उससे बियॉन्ड वो लेकर नहीं जाएगा। मैं एक चीज बताऊं, मुझे बहुत फोन्स आते हैं कि सर थोड़ा सा बीट्स, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बीपी भी थोड़ी सी बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है, पसीना आ रहा है। तो मैं बताऊं कि जब भी नेचुरली